नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बागमारा में भूदाचान के बाद दहशत, देर रात मलबे से बरामद हुआ शव। देश में पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत, मोबाइल ऐप से होगी पूरी गणना। 1 अप्रैल से बदले नियम, सैलरी टैक्स और सेविंग्स का नया दौर शुरू। राजमहल की पहाड़ियों में भूवैज्ञानिक खोज, छात्रों ने खंगाले धरती के रहस्य। नामकुम में नशे के सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 90 लाख की खेप और लाखों कैश जब्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की बागमारा क्षेत्र की करेंगे, जहां मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दें कि इस हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। सोनार ओपी क्षेत्र के डंडवाबारी बस्ती में शाम करीब 6 बजे अचानक भूदशान की घटना सामने आई है, जिसके बाद देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि इस घटना में एक घर में मौजूद 3 लोग मलबे में दब गए हैं और घटना में एक घर पूरी तरह से मलबे के नीचे जा गिरा है, भूदशान का शिकार हो गया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बरकरार है। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सोनार डीओपी का घेराव करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने महुदा राजगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। सूचना मिलते ही बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। वहीं अगर हम बात करें तो कल से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है और साफ तौर पर इस घटना को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो घटना है ये अवैध खनन की वजह से हुई है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूम लोग शिकार हो गए हैं और ये मौत की वजह बस और बस अवैध कोयले की निकासी है। तो आपको पहले सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और कितने आक्रोशित हैं। नहीं किया है, ना कोई जगह दिया है, ना पैसा दिया है, कोई कुछ नहीं दिया, नहीं भगा रहा है। यहाँ दब के रहेगा, मरेगा इंसान, मर दिया जिसका मरना उसका जाता है। कोयला काटने के वक्त में कोई नहीं आया, मीडिया लोग को आए थे, कोयला काट रहा था तब कोई नहीं आया। अभी मर गया तो अब सबको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग का अस्थायी जगह इससे जहरीला गैस केंदुआ में निकला था, उसका सोल्यूशन निकला है। प्रशासन चाहेगा तो भरवा सकता है। इसके नीचे जो पिलर जो खोद दिया है, जो वो कमाया, हम लोग नहीं कमाए, लेकिन वो खोद दिया तो भरवा सकता। लेकिन हाँ, गैस भरने नहीं देंगे और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब घर में आप नहीं रह रहे घटना के बाद? गैस बंद करने से क्या दिक्कत होता है? गैस बंद करने से सारा अगर यहाँ बंद कीजिएगा फिर तो वो फैलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर धंसेगा, तभी तो फिर आपको कोई सलूशन देंगे। साफ तौर पर आप ग्रामीणों का आक्रोश देख पा रहे थे और किस कदर उन्होंने अवैध खनन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो घटना स्थल से सीधे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, बताएं अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है जिस कदर ग्रामीणों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है? ग्रामीणों का आक्रोश काफी ज्यादा है। अभी विश्व प्रबंधन में कई अधिकारी आए हुए थे, ग्रामीणों ने उनके प्रति काफी नाराजगी जताई और उन्हें उनके खिलाफ काफी नारेबाजी की और माहौल काफी गर्म है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, माहौल काफी गर्म है और जब से ये घटना घटी है, चाहे हम बात करें थाना क्षेत्र के घेराव की बात करें या लोगों का जो आक्रोश है एक के बाद एक फूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर इस घटना को लेकर जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, कोई प्रबंधन
प्रबंधन मैंने गैस भी निकल रहा था। लोगों का कहना है कि प्रबंधन के साथ और लोग भी मैंने प्रबंधन भी जिम्मेवार है। प्रबंधन अगर पहले ध्यान देती और भराई उड़ाई करवा देती तो इतनी घटना नहीं घटती। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जब ये घटना घटी थी ऐसे में ये बातें सामने आ रही थी कि 3 लोग मलबे के नीचे दबे हैं और देर रात कहीं ना कहीं उनका शव निकाला गया। और अभी जो आप बोल रहे बीसीसीएल के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे, क्या कुछ अभी स्थिति देखने को मिल रही है? अभी स्थिति मैंने बहुत ही गर्म है। लोग अभी बहुत बीसीसीएल के आए हुए थे, डीटी आए हुए थे संजय सिंह, लोग उनका हुडिंग भी किया लोग। और गाड़ी जब निकलने लगा तो लोगों ने ठीक ना मैंने पथराव जैसी भी घटना होने की स्थिति में आ गई और कुछ लोग पत्थर भी चला दिए गाड़ी पर, उस गाड़ी को नुकसान भी हुआ। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें धर्मेंद्र तो मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? मृतक 3 लोग, दो उसमें लेडीज है और एक जेंट्स है। और लोग को लगभग 2-2:30 बजे उन लोग का निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, शव को निकालकर। लेकिन सवाल तो उठने जायज है धर्मेंद्र, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है। और क्षेत्र में बीसीसीएल एक तरफ जहां दावा करता है कि जो माइनिंग के बाद जो भराई का काम है या अवैध जो माइनिंग है उसे रोकने का काम करने का जो दावा है सीआईएसएफ की टीम रहती है, ऐसे में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई कि नीचे गोफ बनता रहा? और जिस कदर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये जो नतीजा है अवैध खनन का नतीजा है और प्रशासन और सीआईएसएफ को पता नहीं चला। प्रबंधन और जैसे भी अपनी जिम्मेवारी उस तरह नहीं निभा पा रही है। नहीं तो अगर जिम्मेवारी लोग सही ढंग से निभाते तो ये घटना नहीं घटती। लोगों का कहना है कि गैस निकल रहा है, नीचे क्या हुई, इसीलिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि गलत काम के चलते भी ये घटना होने की संभावना है। हम विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं धर्मेंद्र की वहां पर जो अभी की स्थिति है, सीआईएसएफ की टीम पहुंच चुकी है, मार्च करते हुए नजर आ रही है और एक एक चीजों की कहीं ना कहीं वो जांच करते हुए नजर आ रही है। तो क्या लगता है इस मामले में अब तक की जो अगर हम बात करें, कल शाम ये 6 बजे की घटना है और अभी के दोपहर के 1 बजे से अधिक का समय हो चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है अब तक क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है और क्या कहिएगा आप? अभी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन भी जेसीबी लेके आया था कि जहां से गैस निकल रहा है वहां भराई कर दिया जाए। लोगों में काफी आक्रोश था, भराई लोगों ने नहीं करने दिया, ताकि भराई होने से और भी खतरनाक गैस रूप ले सकता है। लोगों ने उसे भी हटा दिया, नहीं होने दिया कार्य को। अगर हम बात करें तो वहां पे जो लोग हैं ग्रामीणों का अभी क्या कुछ मांग है? ग्रामीणों मुआवजा और सही जगह अपने बसाने को लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सही जगह दिया जाए, हम लोग बसाया जाए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन एक सवाल रहेगा आपसे और कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना है और आप बोल रहे हैं कि सभी जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं और एक के बाद एक ग्रामीणों का आक्रोश फूटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में इस घटना को लेकर बड़ी जांच संभव है? जांच देखिए, डीटी आए हुए थे बीसीसीएल के, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग इसको मैंने जो हो रहा है इसको हम लोग इंक्वायरी करेंगे। जी बिल्कुल, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। आपको हम सीधे घटना स्थल से अपने सहयोगी धर्मेंद्र को सुना रहे थे और जब से ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक ग्रामीणों का जो आक्रोश है एक के बाद एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर उन्होंने इसे अवैध खनन को लेकर जिम्मेदार ठहराया है और यही कहा है कि आखिरकार अवैध खनन कोई और करे और भुगतान किसी और को, किसी आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। ऐसे में उनका आक्रोश साफ तौर पर प्रबंधन के खिलाफ हो या प्रशासन के खिलाफ हो वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में क्या कुछ नया रंग आता है और इसे लेकर जांच की प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आता है। ये तो बात रही धनबाद के बागमारा की, लेकिन अब रुक करेंगे देश की खबरी को और जहां पर जनगणना की जो प्रक्रिया है अब नए और आधुनिक दौर में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की शुरुआत आज यानी 1 अप्रैल से कर रहा है। यह जनगणना पहले की तुलना में कई मायनों में अलग होगी क्योंकि इसमें तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपन्न होगी। खास बात यह है कि पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प दर्ज किया गया है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनने की उम्मीद है। जनगणना से पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना के तहत 33 सवालों के जरिए घर और परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। लोग सर्वे से पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिससे फील्ड वर्क में भी तेजी आएगी।
यह चरण 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा और इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा। गौरतलब है कि यह जनगणना वर्ष 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टालना पड़ा। अब करीब 1 साल तक चलने वाली इस प्रक्रिया के जरिए देश की अधिक से अधिक जानकारी सामने आ पाएगी, चाहे वो सामाजिक जानकारी हो या फिर आर्थिक तस्वीर हो। 1 अप्रैल की सुबह इस बार सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगी, बल्कि देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि ये जो 1 अप्रैल की सुबह है, नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ हुई है और इसमें सैलरी, टैक्स और सेविंग से जुड़े कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब और भविष्य की प्लानिंग को प्रभावित करेंगे। अब तक जो बदलाव कागजों और फाइलों तक सीमित थे, वह अब जमीन पर उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसका असर आपकी हर महीने मिलने वाली सैलरी, टैक्स कटौती और निवेश के तरीकों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। नए नियमों को लागू होने के बाद आपकी पे स्लिप का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग नजर आएगा। बेसिक सैलरी, अलाउंसमेंट और डिक्लेरेशन के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही आने वाले जो आपके सैलरी है उसमें भी साफ तौर पर कटौती देखेगी और जो पीएफ है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ मामलों में इन हैंड सैलरी थोड़ी कम देखी जा सकती है, लेकिन रिटायरमेंट फंड और अन्य लाभों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम में सरल और पारदर्शी बनाने पर रहेगा। नई वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब और छूट से बड़े राहत मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे साहिबगंज जिले की, जहां राजमहल की पहाड़ियों पर एक बार फिर पढ़ाई और शोध का अहम केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जहां छात्रों ने किताबों से निकलकर धरती के इतिहास के करीब से समझने की कोशिश की है। साहिबगंज के राजमहल पहाड़ियों में पटना विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक विभाग के छात्रों ने 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। इस फील्ड ट्रिप का नेतृत्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने किया। भ्रमण के दौरान छात्रों ने राजमहल ट्रैप की प्राचीन चट्टानों, जीवाश्मों और ज्वालामुखीय संरचनाओं का गहराई से अध्ययन किया। मांडो फॉसिल पार्क और मोती झरना इस ट्रिप के मुख्य आकर्षक केंद्र हैं, जहां छात्रों ने बेसासिल्ट चट्टानों और स्तंभाकार संरचनाओं को नजदीक से देखा और समझा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि राजमहल की पहाड़ियां भूवैज्ञानिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है और यहाँ पर अब भी कई रहस्य छिपे हैं। उन्होंने यह भी संभावना जताई है कि भविष्य में इस क्षेत्र से डायनासोर से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सकते हैं। रुख अब राजधानी रांची का करेंगे, जहां नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशे के बड़े सिंडिकेट का खुलासा करते हुए करीब 90 लाख रुपए की अफीम और डोंडा की खेप जब्त की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मानुष तिर्की को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर 85 लाख का डोंडा, 3.5 लाख रुपए की अफीम और 2,28,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस को आरोपी के पास से कई डिजिटल ट्रांजैक्शन के सुराग भी मिले हैं, जिससे इस गिरोह में कम से कम 5 और तस्करों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और इनसे पूछताछ जारी है। मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनीष तिर्की नाम का एक आदमी, वो एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध मादक पदार्थ जैसे डोडा, अफीम, इन सब की तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और इसमें मल्टीपल रेडिंग टीम्स बनी। एक रेडिंग टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में मनीष तिर्की नामक आदमी के व्यक्ति के घर पे रेड की। वहां से उसके घर से 31 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसकी जो एक बोलेरो गाड़ी थी उसमें 4 बोरा डोडा बरामद हुआ और उसके घर को सर्च करने पे 700 ग्राम अफीम भी बरामद हुआ। तो डोडे की पूरी कीमत लगभग 85 लाख है और अफीम की कीमत 3.5 लाख है और उसके घर से 2,28,000 का कैश भी बरामद हुआ।
तो ये एक पूरा संगठित गिरोह चल रहा था जिसमें मल्टीपल लोग हैं, 5 से ज्यादा लोग हैं और अभी उनकी छापेमारी की जा रही है। राजधानी के बाद बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां विष्णुगढ़ क्षेत्र के 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ठोस कार्रवाई नहीं होने के विरोध में शहर में हर एक जगह कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिससे युवा, महिलाएं और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हैं। लोगों को मोमबत्ती जलाकर बच्ची की इंसाफ को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार श्रद्धांजलि के जरिए लोग दोषियों को जल्द गिरफ्तार और कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और कहीं ना कहीं हजारीबाग की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर राज्य भर के जिले में आक्रोश जारी है और लगातार लोग सीएम से सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मैया योजना की जगह सुरक्षा योजना लाया जाए ताकि बेटियों की रक्षा की जा सके। बड़ा मामला अभी आया है। आप जान रहे होंगे कि विष्णुगढ़ में एक बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी हत्या हो गई है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर कब तक इस राज्य में या इस देश में ऐसे घटनाएं होती रहेगी। विडंबना इस बात का है कि घटना घटने में अभी 1 सप्ताह लगभग बीतने चला, लेकिन राज्य सरकार जो है सो अभी तक एक जन का भी गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। हम छात्र हैं और हम सभी छात्र का जो केवल नौकरी के लिए लड़ना नहीं आता, हम लोग के अंदर मानवीय गुण है, नैतिकता है और उसी नैतिकता के साथ आज हम लोग उस बेटी के साथ खड़े देख रहे हैं। इतना दिन से क्या कर रहे हैं बताइए। इतना दिन से हेमंत सोरेन भी कुछ अभी वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम रहता ना, इतना से भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा एक से एक उसका पूरा खानदान पूरा सब कुछ लपेट लेता है। अभी इतना दिन से कांड हुआ है, अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना सब भी थोड़ा सा किसी को नहीं हो रहा है कि चलो किसी का भी अभी हम लोग का बच्चा, कल दिन आपका भी बच्चा होगा, क्या करिएगा? इसी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिएगा कि थोड़ा सा भी कुछ कीजिएगा? अभी ये लेके कितना आज मंगलवार सोमवार कितना दिन हो गया, अभी थोड़ा सा भी किसी को थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिल रहा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।